हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 5 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स के मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और इस बार संभावना ये है कि भारत की राष्ट्रपति प्रणाली को लेकर और अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रणाली को लेकर कंपैरिजन करने को लेकर प्रश्न आ सकता है, या प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है या भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें अमेरिकी संसदीय व्यवस्था से क्या डिफरेंस है। कई प्रकार के इसमें प्रश्न बनेंगे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, क्या क्या चीज़ें नहीं ली गई हैं, और जिन चीज़ों को लिया गया है तो उन्हें क्या एज इट इज अमेरिका से लिया गया है या अमेरिका से लेने के बाद उनको हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों को या तो हम आपको क्विज की सीरीज में कवर करा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, और या फिर हम आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास में कवर कराएंगे। या का मतलब ये है कि इनको कवर कराना है। ठीक है, बट कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना तो पॉलिटी की क्लास में मिलेंगी और ना ही आपको किसी अदर क्लासेस में मिलेंगी। उनको हम आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास और करंट अफेयर्स की क्विज की सीरीज में कवर कराएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की जो क्विज की सीरीज है वो श्री आईएएस एकेडमी के ऐप पर होती है। आप में से कई सारे बच्चों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया, आपने ना किया हो तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हम इस क्लास में क्या करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का बस बेसिक जानेंगे। आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कमला हैरिस को जिताने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन आपको पता हो समानता और असमानता को लेकर और एक सामान्य समझ हो। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि हम भारत के राष्ट्रपति का तो इतना डेप्थ में पढ़ते नहीं हैं कि वोटों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है ना। मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि चुनाव कैसे होता है, इलेक्टेड मेंबर चुनते हैं, नॉमिनेटेड चुनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। ठीक, इस आर्टिकल को पढ़ें इससे पहले 2-3 शब्दों का आपको अर्थ बता दें। जैसे आप भारत में देखोगे तो भारत को क्या कहते हैं, संसद। मतलब भारत में जहाँ पे एमपी जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, उसको नाम दिया गया संसद। ठीक है, उसी तरीके से अमेरिका में जो है उसको संसद ना नाम देके उसको नाम दिया गया कांग्रेस। ठीक है, ये आपको बस ध्यान रखना है कि अमेरिका में जो संसद है उसको कांग्रेस के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि 2024 के आम चुनाव होने हैं। वहाँ पे 5 नवंबर 2024 को निर्वाचक मंडल के जरिए चेक किया जाएगा कि कौन व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेगा। कहने का अर्थ ये है इस लाइन का कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं किया जाता। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। मतलब उन मेंबर्स को चुना जाता है जनता के द्वारा, और वही मेंबर बाद में अपने लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव करते हैं। क्लियर हो गई बातें। अमेरिका की जो इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब कि वहाँ पे चुनाव कैसे होते हैं राष्ट्रपति के, उसको लेकर तो वो कैसी है। तो अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को औपचारिक रूप से चुना जाता है। एक बात ध्यान रखना, अमेरिका के संविधान में कोई भी राष्ट्रपति, ठीक है, अधिकतम केवल 2 ही बार बन सकता है राष्ट्रपति। भारत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति को बनने के लिए अधिकतम 2 ही अटेम्प्ट मिले हैं। इसीलिए आप देखना बराक ओबामा 2 अटेम्प्ट तक राष्ट्रपति रहे थे और फिर वो अपना चले गए। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी क्या कहते हैं कार्यकाल होगा। क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई सर। अब जो मैंने अभी आपको बताई कि नागरिक या कहें सिटीजन अपना मत सीधे राष्ट्रपति को नहीं देते, बल्कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक उम्मीदवार के राजनीतिक दल द्वारा चुने गए निर्वाचकों के एक समूह को देते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ एक समूह होता है उसको दिया जाता है। और एक और बात आपको पता हो कि अमेरिका में केवल 2 ही पार्टियाँ हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं याद रखना। मतलब वहाँ पे हमारी तरह ढेर सारी पार्टियाँ नहीं हैं। ठीक है,
इसके बाद ये निर्वाचक गण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए औपचारिक मत देने हेतु एकत्रित होते हैं, जिसे निर्वाचक मंडल के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आपको ही पता है कि अमेरिका जो बना था, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 13 स्टेट्स को मिलाकर बना था, एक समझौते का परिणाम था, और आज ये 51 स्टेट हो चुके हैं। ठीक है, यही यहाँ पे यही बात है कि कांग्रेस द्वारा चयन के बीच संतुलन स्थापित करता है, मतलब सदन के बारे में। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्यों नहीं किया गया, आपसे नहीं पूछा जाएगा। बात आती कि यहाँ पे कितनी सीटें, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, ठीक है, 542 सीट्स होती हैं, उसी तरीके से वहाँ पे 538 सीट हैं, और किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद जीतने के लिए उसको 270 सीट चाहिए होती हैं। हालांकि 269 आप कह सकते हो उसमें बराबर होता है, और 271 में बहुमत मिल जाता है। ठीक है, तो इतनी सीटें चाहिए होती हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट कई बार निर्वाचक मंडल का ये भी होता है कि हो सकता है कि कोई कैंडिडेट, जैसे देखो इसको मैं समझाना चाहता हूँ इस लाइन को, कि जैसे अमेरिका है, ठीक है, 51 स्टेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, 51 स्टेट्स में क्या होता है कि कई बार हो सकता है कि 40 से है ना 42 ऐसे स्टेट हों जहाँ पे दूसरा कैंडिडेट या कहें कमला हैरिस का वो जीत रही हो। ठीक है, और उन सीट्स में हो सकता है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, ये लोकप्रियता इनकी कम हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जीता कौन फाइनल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भारत में भी चुनाव होते हैं, तो भारत में आप देखोगे कि कई बार कुछ पार्टी होंगी जिनको वोट शेयर हो सकता है 30% मिले, ठीक है, लेकिन जो पार्टी ने बहुमत जीता है उसका का वोट शेयर काफ़ी कम हो। समझ गए? तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पोस्ट सिस्टम है कि जिसको ज़्यादा आगे उसी को हम जिता देंगे। वोट से मतलब हमारा नहीं होता, किसी की लोकप्रियता से हमारा मतलब नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय मत जीतने वाला उम्मीदवार भी राष्ट्रपति के पद से वंचित रह सकता है यदि निर्वाचक मंडल में नागरिकों की पसंद के विरुद्ध मतदान करते हैं। ठीक है, तो यदि निर्वाचक मंडल मान लो ये सोच ले कि भले कमला हैरिस जीत कर आ रही हैं, लेकिन निर्वाचक मंडल को लग रहा नहीं डोनाल्ड ट्रंप को जीतना चाहिए, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को जिता देगा। ठीक है, अमेरिकी इतिहास में ऐसा 5 बार हो चुका है, तो आपको ये याद भी नहीं रखना है कि इलेक्टोरल कॉलेज हार गया था। अब बात आती कि भारत की राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली अमेरिकी राष्ट्रपति से कैसे डिफरेंस है। इसको आप एम लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ते हो कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वहाँ पे निर्वाचित संसद सदस्य लिए जाते हैं, साथ ही विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी शामिल किया जाता है, और इनमें भी दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के भी सदस्य शामिल हैं। अब क्या होगा, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, तो आगे चल के जम्मू कश्मीर विधानसभा के व्यक्ति भी या कहें प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, नामांकन प्रक्रिया के लिए एक उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की जरूरत होती है, जैसा कि आपने द्रौपदी मुर्मू के केस में देखा होगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है। अब उल्टा यहाँ पे कर लो कि महाभियोग जब लगाया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि उसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य शामिल नहीं होते, बल्कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगेगा तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर आएंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट के रूप में आप यहाँ पे लिख लेना, वैसे मैं वहाँ पढ़ाऊँगा ही। मतदान प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे आप देख सकते हो एक वरीयता क्रम होता है, ये मैं वहीं पे पढ़ाता हूँ, यहाँ आपको डिटेल में नहीं जाना है पूरी तरह से कि सबको नंबर दिया जाता है 1 2 3 4 करके। ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 वाले को कम मिला तो इसको हटा दिया गया, इसके जितने वोट हैं बाकी 3 में बांट दिए गए। फिर 3 वाले के साथ ऐसा ही हुआ, इसको कम मिले इसको हटा दिया गया, 2 में बांट दिए गए, है ना, और जिसके सबसे ज़्यादा हो गए उसको हम राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिए। ठीक, तो आपको ये नहीं याद रखना है। सांसद के वोट का मूल्य, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, चाहे लोकसभा को या राज्यसभा को, इसका 700 फिक्स है, ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग है। संख्या कैसे निकाली जाएगी ये आपको कुछ याद नहीं रखना है। जीत का कोटा यहाँ पे क्या है कि 50% प्लस 1 वोट चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ही पता है कि आनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट लिमिटेड होते हैं, इसलिए हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करते हैं। बाकी जो लोकसभा में प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वहाँ पर हम नहीं करते, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब ये अपडेट हो गया है, अब वहाँ पे विधानसभा उपस्थित हो गई है।
कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं आप देख सकते हो, आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी आपको याद नहीं रखना है। ठीक, अब प्रश्न आ सकता है कि भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली में क्या समानताएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य और देश का प्रमुख कौन होता है। दोनों राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों आधिकारिक समारोह और राजनीतिक आयोजनों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब भारत का राष्ट्रपति भी राज्य का क्या होता है, प्रमुख। ध्यान रखना, भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है, ना कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है, सरकार का। 2 बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, बैक ईयर अगर आप उठा के देख रहे होंगे। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया की अगर बात करें तो दोनों को अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करने हेतु निर्वाचित किया जाता है। हालांकि निर्वाचन की प्रक्रिया में भिन्नता है। भारत में जहाँ पे अप्रत्यक्ष होता है, अमेरिका में वहीं पे प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब कि जनता वहाँ पे डायरेक्टली एक तरीके से चुन रही है अपने निर्वाचक मंडल के जरिए। भारत में क्या होता है कि विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है, लोकसभा के एमपी चुनते हैं। ठीक है, मतलब देखो क्या है ना कि भारत में 2 लोगों को चुना जाना होता है। ठीक है, अमेरिका में कहते हैं 2 लोगों को चुना जाना नहीं होता, वहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ही चुना जाना होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ है, अमेरिका में नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है, इसीलिए कहा जाता है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। वीटो शक्ति की बात करें तो दोनों को वीटो प्राप्त है। और मैंने ये भी आपको बता रखा है कि भारत में जो पॉकेट वीटो है, ठीक है, क्विज के क्वेश्चन में कराया था कि भारत में जो पॉकेट वीटो है उसके लिए राष्ट्रपति के पास अनलिमिटेड टाइम है, बट अमेरिका वाले के पास एक लिमिटेड टाइम है, 15 दिन का टाइम है। ठीक है, आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो दोनों के पास आपातकालीन शक्तियां, बस प्रकृति भिन्न है। राजनयिक भूमिका की बात करें तो संधि, वार्ता, ये सब कॉमन है। औपचारिक कर्तव्य बिल्कुल कॉमन सी बात है, तो इन पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इस इंडेक्स में क्वेश्चन आएगा। तो इस इंडेक्स को आप याद कर लेना कि डिफरेंस क्या है। तो आपको यहाँ पे दिया भारतीय राष्ट्रपति, यहाँ दिया अमेरिकी राष्ट्रपति। तो आप यहाँ पे बताइए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि आपसे एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ऐसे ही दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए ठीक कि शक्तियों को लेकर क्या स्थिति है। तो आपको पता हो कि भारतीय राष्ट्रपति के पास सीमित कार्यकारी शक्तियाँ हैं। मतलब भारत में जो ज़्यादा कार्यकारी शक्तियाँ जिसको दी गई वो कौन है, पीएम, कार्यपालिका की जो शक्तियाँ। ठीक है, मुख्य रूप से औपचारिक भूमिका का निर्वहन करता है। कुछ लोग कहते हैं रबर स्टैंप होता है, जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। बट अमेरिका में क्या है कि सब कुछ इसी के पास होता है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सारी पावर होती। इसीलिए आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमेरिका की विजिट करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति जब भारत आता है तो वो पीएम से डायलॉग करेगा, राष्ट्रपति से बस औपचारिक सम्मान समारोह, गॉर्ड ऑफ ऑनर ये ले लेगा। ठीक है, गॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, कार्यप्रणाली की बात करें तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, प्रधानमंत्री के साथ सामूहिक रूप से लिए गए निर्णय के आधार पर कार्यकारी निर्णय लेने, अधिकारियों की नियुक्ति करने और स्वतंत्र रूप से कार्यकारी आदेश जारी करने की इसकी स्वतंत्रता होती है। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब होंगे या कमला हैरिस जी होंगी, ये अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह चलेगी। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो राज्य और संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यहाँ लिख लेना, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित, जहाँ नागरिक निर्वाचकों के लिए मतदान करते हैं जो फिर राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। पदावधि की बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और कितनी भी मतलब अनलिमिटेड टाइम्स तक आप राष्ट्रपति बन सकते हो। लेकिन भारत में अभी तक केवल एक ही व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसमें क्या होता है 4 वर्ष का कार्यकाल, यहाँ पे 5 वर्ष का कार्यकाल। और ख़ास बात ये कि एक अतिरिक्त कार्यकाल मतलब कुल 8 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। मतलब केवल यहाँ पे 2 ही अटेम्प्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, यहाँ अनलिमिटेड है भारत में। ठीक, महाभियोग देखो कायदे से जैसे सिविल सेवा में अटेम्प्ट लगा देते हैं, है ना, अदर एग्जाम में अटेम्प्ट लगा देते हैं, मेरे हिसाब से गलत है। जब नेताओं के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है, तो एक अभ्यर्थी के लिए भी अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए कायदे से। ठीक है, खैर अभ्यर्थी मान लो आप कह सकते हो कि सर वो देश चलाने के लिए होता है, नेता तो बस हवाबाजी करने के लिए होता है, कह सकते हो। ठीक है, महाभियोग की बात करें तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से लाया जाता है।
राष्ट्रपति पर राजद्रोह, रिश्वतखोरी, अन्य गंभीर अपराध, दुराचार के लिए भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे बस संविधान के उल्लंघन को लेकर है और यहाँ पे कई कांडों में लगाया जा सकता है, जैसे आप देखते ही होंगे, है ना, सीनेट द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। सीनेट वहाँ का सदन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे वहाँ पे सदन है सीनेट। ठीक, मतलब राज्यसभा की तरह। कार्यपालक प्राधिकारी सीमित हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पे ये स्वतंत्र रूप से करता है। ठीक है, बिना स्वीकृति के भी कार्य कर सकता है। विशेषाधिकार की बात करें तो आधिकारिक क्षमता में कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट है, मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यहाँ पे न्यायालयों से जानकारी गुप्त रखने के लिए कार्यकारी विशेषाधिकार सहित व्यापक विशेषाधिकार हैं। कांग्रेस और न्यायालयों, कांग्रेस मतलब संसद को भी कई सारे ये जानकारी खुफिया नहीं बता सकता है। जैसे भारत में क्या होता है, पूछ लेते हैं ना कि बताओ तुम बालाकोट स्ट्राइक करके आए थे कि नहीं करके आए थे, इसको बताने की परमिशन नहीं है कि हम अफगानिस्तान में क्या किए थे क्या नहीं किए थे। इसीलिए आप देखिएगा कि कई बार आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि फलाना डॉक्यूमेंट्स अमेरिका का वायरल हो गया, है ना, पेंटागन से, पेंटागन उनका डिफेंस क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये लीक होता है, वहाँ बताया नहीं जाता और क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि तुमने अफगानिस्तान में क्या किया था, वियतनाम में क्या किया था, या ईरान और इराक में क्या किया था। समझ गए। उन्मुक्ति की बात करें, छूट की बात, तो आधिकारिक कार्यों से छूट है। कार्यालय में रहते हुए या कहीं कार्यकाल में रहते हुए सिविल मुकदमों से छूट है, लेकिन अवैध गतिविधियों के लिए आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। और आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में यही कई सारे केसेस वगैरह हो जाते थे। ठीक है। राजनीतिक संबद्धता, राजनीतिक दल से संबंध है, लेकिन कार्यालय में निष्पक्ष रूप से कार्य करने की उपेक्षा की जाती है। कहने का मतलब भले ही एक पार्टी के द्वारा चुनवाए जाते हों, बीजेपी के द्वारा, लेकिन ये जो कार्य करेंगे ये सबके लिए करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर भले मोदी जी बीजेपी के हैं, लेकिन उनको सबका साथ देना है, सबके साथ मिल के कार्य करना है। ठीक है। दल संबद्धता के आधार पर निर्वाचित, मतलब जो इनकी पार्टी होगी कि रिपब्लिकन है तो रिपब्लिकन के कैंडिडेट, डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक के, है ना, उसके बारे में पक्षपातपूर्ण किया जाता है। तो बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। ठीक, तो इतनी ही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी थी, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब बात आती है अगले आर्टिकल सोहराई पेंटिंग को लेकर। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, ये सोहराई पेंटिंग कहाँ की है, कहाँ की नहीं। तो याद रखना कि नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड की सोहराई पेंटिंग को पुतिन साहब को गिफ्ट में दी। क्यों दी? क्योंकि कजान में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ मोदी जी गए थे। और सीधी सी बात है, हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो आम, अंगूर, केले, संतरे, सेब लेकर आता है। ठीक है, कुछ ताने और कुछ हंसी मजाक लेकर आता है, और मोदी जी जाते हैं तो भाई पेंटिंग एंडिंग लेके जाते हैं। ठीक है, कहाँ की है? हजारीबाग जिले की, है ना, झारखंड के। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है कि ODOP क्या है, एक जिला एक उत्पाद, आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पता। और बाकी ये भी पता कि अब देखो ये कॉमन सेंस लगाओ कि झारखंड की है तो पशु पक्षी और आदिवासी संस्कृति, एग्रीकल्चर जीवन, है ना, वाइल्ड लाइफ जीवन, वो तो दिखाएंगे ही ना, है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रकृति प्रेम तो होगा ही होगा, तो उसमें इतना सोचना मत। महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग भी गिफ्ट की थी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को, तो ये भी आ सकता है कि वर्ली पेंटिंग का संबंध किससे है, तो बता देना महाराष्ट्र से। ठीक है, ये भी आदिवासी कला है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि क्या कहते हैं, कलमकारी कला का संबंध किससे है। ठीक, अगला आर्टिकल है हसदेव अरण्य वन के बारे में। हसदेव अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब होता है जंगल, और आरण्यक आप पढ़ते होगे एंशिएंट में, तो आरण्यक का क्या मतलब होता है? जो जंगल में लिखे गए। ठीक है, ऐसा ही उपनिषद को लेकर होता है, जो समीप बैठकर लिखा गया या बोला गया। ठीक है, तो हसदेव वास्तव में एक जंगल है, जंगली क्षेत्र है पूरा। यहाँ पर क्या हो रहा, भारत सरकार कटाई करवा रही। कटाई क्यों करवा रही? क्योंकि यहाँ पे नीचे नेचुरल रिसोर्सेज दबे हुए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कोयला यहाँ पे है बहुत ज़्यादा, तो ये पूरा का पूरा फील्ड अडानी को दिया गया है। तो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं वहाँ के ग्रामीण लोग और पर्यावरण एक्टिविस्ट। ठीक, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इनका पक्ष ले रहा हूँ कि उनका पक्ष। ठीक है, मैं आपको एक जागरूक वाली बात बता रहा हूँ। जब आप IAS बनोगे और धोखे में भी मान लो आप IPS बन गए, ठीक, और IPS बनने के बाद यदि आपको राह में काम करना पड़ा, तो आप मेरी आज की इस क्लास को समझ जाओगे कि मास्टर ने उस दिन ऐसा क्यों बोला था। होता क्या है कि कई बार आप देखना कि भारत में बेवजह पर्यावरण आंदोलन किए जाते हैं, बेवजह।
जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, जैसे चिपको आंदोलन, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि गाय बचाओ, है ना, या भैंस बचाओ या बकरी बचाओ, ऐसे आंदोलन होते हैं। इन आंदोलनों के पीछे दो उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है नागरिक कल्याण, ठीक है, लेकिन इसकी संभावना 90% कम होती है। फिर से कह रहा हूँ, एक होता है नागरिक कल्याण जिसकी संभावना 90% कम होती है, और एक होता है फॉरेनर, विदेशी, दूसरे देश को लाभ पहुंचाना, ये होता है 100%। आपके दिमाग में नहीं आया होगा समझ में। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो एनजीओ होते हैं, पर्यावरणीय कार्यकर्ता जो होते हैं, इनमें बहुत रेयर होते हैं जो ईमानदारी से देश की सेवा के लिए इन चीज़ों का विरोध करते हैं। बाकी अधिकांश लोग फॉरेन फंडिंग द्वारा पोषित होते हैं, और इसीलिए एनजीओ बनाए जाते हैं कि तुम्हारा काम है आंदोलन करना। आपके मन में आएगा इससे फ़ायदा क्या हो रहा फॉरेनर को? फॉरेनर को फ़ायदा ये होता है कि मान लो अभी जैसे छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल है, ठीक है, अब यदि इस पे रोक लग जाए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या भारत कोयले के रिसोर्सेज को अवेल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भारत में कोयले की कमी हो जाएगी। तो जब कमी हो जाएगी तो भारत कोयला कहाँ से मंगाएगा? या तो ऑस्ट्रेलिया से या अदर कंट्री से। तो ऑस्ट्रेलिया के कई सारे ग्रुप, जो बिजनेसमैन ग्रुप या वहाँ की सरकार, इन एनजीओ को फंडिंग देती कि तुम भारत में विरोध करो कि ये जंगल बचाने चाहिए, पेड़ हमारे ये हैं, पेड़ हमारे वो हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि सरकार झुक जाएगी, और सरकार झुक जाएगी तो कोयला नहीं खोज पाएगी, और कोयला नहीं खोज पाएगी तो वो हमसे इंपोर्ट करेगी। तो इससे क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया का फ़ायदा। इसीलिए कई बार आप देखना, इतने विरोध होने के बावजूद भी सरकार इन विरोध को इग्नोर कर देती है और अपने राष्ट्रीय प्रगति को, उन्नति की ओर प्रमोट करती है। वो बात अलग है कि आज हम अडानी का नाम सुन के थोड़ा सा वो हो जाते हैं। एक और बात मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि भारत में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हम लोग बना रहे हैं, वैसे मैं चाहे जितना कहता हूँ, इनको बनाने के भी फायदे होते हैं। अगर ये लोग इतने रईस ना बने या इतने ज़्यादा टॉप लेवल पे ना जाएं, तो बाहर के जो बिजनेसमैन हैं, एलॉन मस्क सरीखे, वो भारत को पूरी तरह से कैप कर लेंगे। और उनके कैप करने से क्या होगा कि भारत फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गुलाम बन जाएगा। इसीलिए भारत सरकार कई बार हमारे यहाँ के बिजनेसमैन को प्रमोट करती है। इसलिए प्रमोट करती है ताकि हमें फॉरेनर्स पर इतना डिपेंड ना रहना पड़े। समझ गए? तो यदि ये अगर विरोध हो रहा है तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव। तो जब तक हम पूरा डिटेल में ना जाने इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, तब तक हम इमोशनल होके ना कहें कि हसदेव के जंगलों को बचा लो, हसदेव के जंगलों को बचा लो। ध्यान रखना, ठीक है? ये एक प्रशासनिक अदूरदर्शिता होती है जब आप किसी स्टेटमेंट को देखकर अचानक से इमोशनली हो जाते हो, ठीक है? उसके पीछे का पूरा फैक्ट जानो। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है कि क्या है क्या नहीं है। छत्तीसगढ़ के फेफड़े हैं, आप इनको पढ़ लेना। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं इनको आप देख लेना, ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर लेना। जैसे पेंगोलिन पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, स्लॉथ बियर पे क्वेश्चन आ ही चुका है, ठीक है। पेंगोलिन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको ये भी बता रखा है कि पेंगोलिन की खास बात क्या होती है कि इसके शरीर के जो सल्क होते हैं, ठीक है, इन सल्कों का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है, और ख़ास तौर पे वो औषधियाँ बनाई जाती हैं जिससे मानवीय शरीर में एनर्जी आ सके। मतलब कह सकते हो कि एनर्जी को बूस्ट कराने वाली औषधियाँ, खास तौर पे ये एनर्जी को बूस्ट कराने वाली जो औषधियाँ होती हैं उनका उपयोग सेक्सुअल एक्टिविटी में किया जाता है। आपने देखा होगा कि फलाने बाबा का ये चूर्ण ले लेने से इतनी एनर्जी आ जाएगी, ये हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, ये फालतू की चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ आप अपने जीवन में करना, चाहे सेक्सुअल एक्टिविटी हो या कुछ भी हो, उसको नेचुरल रखना। अगर आपने उसके साथ जरा सा भी खिलवाड़ किया, पोर्नोग्राफी देख के या सेक्सुअल वीडियो देख के, तो ये आपकी मूर्खता है। ध्यान रखना, आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा और आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो उनका बिजनेस है, वो क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो भी करना नेचुरल करना, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा क्या मास्टर पढ़ा रहे हो, लोगों को नहीं पता होता है। मैं कई ऐसी देवियों को जानता हूँ, कई ऐसे देवताओं को जानता हूँ जो आज अपना शरीर पूरी ऐसी तैसी करवा रखे हैं सिर्फ इन्हीं पोर्नोग्राफी को देख के। खेल खेल में उनको नहीं पता था, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है।
अब खनन की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंस है, ये बेसिक चीज़ें पढ़ लेना कि 23 कोयला ब्लॉक हैं, 437.72 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें बस देख लेना। अब क्वेश्चन ज्योग्राफी में यही आता है कि कोयला कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है कि गोंडवाना जो क्षेत्र होता है, लैंड होता है, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। बाकी हसदेव नदी क्या है, आपको पता कि महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है महानदी को लेकर, ठीक है, जो कोरिया जिले के कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, कोरबा, जांजगीर, चंपा जिलों में बहती हुई, ठीक है। चंपा वैसे हमारे यहाँ क्लास में देवी जी का भी नाम है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अमृतधारा जलप्रपात है जो कि कोरिया जिले में, कुछ बच्चे दक्षिण कोरिया समझ रहे होंगे, दक्षिण कोरिया नहीं है, कोरिया है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है क्योंकि इसके किनारे कोरबा और चंपा जैसे इंडस्ट्रियल जो सिटी हैं वो बसे हुए हैं, ठीक है। महानदी के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता हो कि रायपुर के समीप धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी को लेकर क्वेश्चन आते हैं और याद भी कर लो क्योंकि हो सकता है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र की पूछे और वहाँ इसकी ट्रिब्यूटरी डाल दे। तो आपको पता रहना चाहिए कि चाहे पैरी हो, संडूर हो, शिवनाथ हो, हसदेव हो, अरपा हो, जोंक हो, तेल हो, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, महानदी की, ठीक है। रुद्री, गंगरेल या हीराकुंड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा की कह सकते हो सीमा बनाती है। तो इतनी बातें आपको आज की क्लास में याद रखनी थी। कहने का मतलब आज की क्लास में जो आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल था वो राष्ट्रपति को लेकर था, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति को मैं डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, जितना मैंने पढ़ाया केवल उतना ही आपको पढ़ना है। बाकी अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितना उसका इम्पैक्ट है, वो चीज़ आपको लक्ष्मीकांत में पढ़ने को मिलेगी और वो चीज़ हम आपको क्विज में पढ़ाएंगे और यहाँ पे भी ऑलरेडी बता रखा है, ठीक। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में या कहें अपने नेक्स्ट डे 6 नवंबर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।